तो दोस्तों कुछ समय से हम लोग रशिया का रवैया देख रहे हैं। वो भारत को लगातार नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। हमारे तेल पर डिस्काउंट कम कर दिया, हमसे ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा लेने लगा, सडनली रुपया लेना बंद करके चाइनीज युआन के लिए प्रेशर डालने लगा। तो अल्टीमेटली उसका रुख देखकर ये लग रहा था कि शायद अब रशिया ने भारत छोड़कर अपनी व्यवस्था चाइना के साथ पूरी कर ली है और अब शायद भारत की उसको अनिवार्यता नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। इस वजह से वो अब भारत को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम सभी लोग जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वही भारत जब रशिया को समर्थन करता है किसी भी मुद्दे को लेकर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में समर्थन करे, इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन वाकई में रशिया का जो रवैया था वो कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों अब खबरें निकल कर आ रही है कि रशिया द्वारा भारत से मदद मांगी गई है और ये मदद मांगी गई है सीधे सीधे पश्चिमी देशों के खिलाफ। और रशिया की तरफ से कहा गया है कि भारत अब रशिया को बचाए। जी हाँ, अब ये क्यों बचाए, क्या हुआ, क्यों इस तरह की डिमांड की गई है और भारत धर्म संकट में फंस गया ऐसा मैंने थंबनेल पर क्यों लिखा, चलिए आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आप अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत होती है इसकी G20 की शुरुआत से ही। जी हाँ, जब G20 की शुरुआती चरणों की मीटिंग वगैरह भारत के अंदर हो रही थी उस समय दरअसल मुद्दा ये उठा था और मुद्दा उठाया गया था फ्रांस की तरफ से कि देखिए G20 के अंदर जब राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग होगी जो कि इसी साल सितंबर मंथ में होनी है, उस दौरान हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर का मुद्दा उठाएंगे और कड़े शब्दों में रशिया को कंडेम करेंगे। और इस तरह का जब ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलेगा उसके बाद ही हम लोग हमारा हस्ताक्षर उसके ऊपर करेंगे। यानी इस तरह की महत्वपूर्ण मीटिंग्स वगैरह के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला जाता है और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन सारे मुद्दों को इंडिकेट किया जाता है जो कि मीटिंग के दौरान उठाए गए हैं, जिनके ऊपर सर्वसहमति बनी हुई है। उसके बाद इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर जितने भी देश पार्टिसिपेट करते हैं उन सबकी बारी बारी साइन होती है और वो लोग इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को इंडोर्स करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती है, ये लीगल प्रोटोकॉल है। तो इसी के लिए फ्रांस ने कह दिया था कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर का मुद्दा उठाएंगे, रशिया को कंडेम करेंगे और ये सारी चीजें जब होगी उसके बाद ही हम लोग इसे इंडोर्स करेंगे और साइन करेंगे। अब ऐसा फ्रांस ने पहले इसलिए कह दिया क्योंकि फ्रांस को पता था कि G20 भारत के अंदर हो रहा है और भारत दबे स्वर में रशिया को मदद कर रहा है और किसी भी तरह की एंटी रशिया एक्टिविटी न हो जाए इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने पास्ट में भी देखा कितना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की भारत पर, लेकिन भारत UNSC में भी टस से मस नहीं हुआ और किसी भी मुद्दे को लेकर रशिया को कंडेम नहीं किया। तो अल्टीमेटली भारत का मकसद यहाँ पर भी वही था कि किसी भी परिस्थिति में भारत की G20 के मंच को एंटी रशिया एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल ना करने दिया जाए। जैसा कि हम लोगों ने जकार्ता में देखा जब इंडोनेशिया के अंदर G20 हुआ था लास्ट ईयर, तो वहां पर रशिया को कंडेम किया गया, रशिया के खिलाफ बुरा भला कहा गया, यहाँ तक कि जेलेंस्की को भी इन्वाइट करके जेलेंस्की द्वारा भी रशिया के खिलाफ कई सारी बातें कहने के लिए मंच दिया गया। तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले थे क्योंकि भारत ने भी शुरुआती चरण में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि देखिए रशिया के खिलाफ किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी हमारे यहाँ से नहीं होने देंगे। साथ ही भारत ने यह भी डिमांड की थी कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसे संघर्ष या फिर कॉन्फ्लिक्ट कहा जाए, न कि सीधे सीधे उसे आप वॉर डिक्लेयर करें। और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात आती है तो उसमें भी रशिया को मेंशन ना किया जाए, जबकि G20 के जो मूल सिद्धांत है जिसके लिए G20 एक्चुअली वर्क कर रहा है उन्हीं मुद्दों को शामिल किया जाए। इसके अलावा भारत ने यह भी अपील की थी और सारे देशों को मनाने की कोशिश की थी कि किसी भी तरह के कोई नए सैंक्शन इस G20 के मंच से न लगाए जाएं, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं जब भी इस तरह के सामूहिक मंचों का इस्तेमाल ये पश्चिमी देश करते हैं तो वहां से नए सैंक्शन जरूर लगा दिए जाते हैं। अभी लास्ट टाइम की बात की जाए तो G7 का जब समिट हुआ था टोक्यो जापान में, वहां पर भी रशिया के ऊपर नए सैंक्शन लगाए गए और रशिया की हीरा इंडस्ट्री को बंद कराने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी अच्छा खासा पड़ा। तो भारत इन सारी चीजों को पहले सुनिश्चित करना चाहता था। ऑब्वियसली पश्चिमी देशों ने इन सब चीजों को लेकर बहुत दबाव डाला, वो तो अड़ गए कि नहीं जी हम तो प्रतिबंध भी लगाएंगे, हम तो रशिया को कंडेम भी करेंगे और साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर ही संबोधित करेंगे। हालांकि फिर भी भारत ने डिप्लोमेटिकली पूरे मामले को एडजस्ट करने की कोशिश की। लेकिन अब खबरें निकलकर ये आ रही है कि ये सारा मुद्दा चल ही रहा था, पश्चिमी देशों के साथ भारत का वाद विवाद चल ही रहा था इन सब चीजों को लेकर। इसी दौरान रशिया की तरफ से भारत से मदद मांग ली गई है और भारत से स्पेशल आग्रह किया गया रशिया द्वारा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जब भारत में G20 की मीटिंग होगी उस दौरान किसी तरह के कोई नए प्रतिबंध हमारे खिलाफ न लगाए जाए। इवन जो प्रतिबंध पुराने लगाए गए हैं अभी तक, इनसे भी रिलीफ दिलवाया जाए हमें और वहां पर रशिया की सारी स्थिति को क्लियर किया जाए कि जो पश्चिमी देशों द्वारा रशिया के ऊपर अनाप
शराब तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, इससे रशिया को कितना नुकसान हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो रशिया की विदेशी मुद्रा भंडार था उसे भी सीज कर दिया गया है। पश्चिमी देशों में, अमेरिका में जहां पर भी रशिया के कई सारे एसेट्स थे उन्हें भी सीज कर दिया गया है। रशियन लोगों को खाने पीने की चीजों को लेकर भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मेडिसिन संबंधित चीजें भी उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है और भी कई सारी एसेंशियल चीजें जिनका मैन्युफैक्चरिंग रशिया करता है उनके लिए रॉ मटेरियल वगैरह भी रोक दिया गया है, स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है एंड बहुत सारी चीजें रशिया में इस समय चल रही है। रशिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो इस बार माइनस ग्रोथ में वो जाने वाली है। तो इन सारी चीजों को प्रकाश डालते हुए भारत G20 के मंच पर रखे, रशिया के लिए भारत विक्टिम कार्ड प्ले करे और पश्चिमी देशों को इस बात के लिए बाध्य कर दे कि वो नए सैंक्शन वगैरह ना लगाएं, इवन जो पुराने लगाए गए हैं वो भी हटा दें। अब हम जानते हैं कि ये परिस्थिति भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, यानी इतनी चुनौतियां एक साथ अगर दोनों पक्ष रख देंगे तो भारत डेफिनेटली धर्म संकट में ही फंस गया। ना तो भारत पश्चिमी देशों का डायरेक्टली सपोर्ट कर सकता है और न ही भारत डायरेक्टली पुतिन का समर्थन कर सकता है। तो भारत करे तो करे क्या, इसका हल निकालना एक्चुअली भारत के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इस बार एस जयशंकर साहब की अग्नि परीक्षा है, ऐसा आप मान सकते हैं।